हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लघुत्तरीय प्रश्न होगा। बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार इंटर परीक्षा 2025 के लिए आपके लिए लघुत्तरीय प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इसके लिए बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में आधुनिक भौतिकी से जो भी लघुत्तरीय प्रश्न आने वाला वो छूटे ना। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लेनार्ड का प्रयोग क्या है। तो लेनार्ड बच्चों एक वैज्ञानिक है, उसने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि उसने दो प्लेट लिया, एक कैथोड एक एनोड। जब कैथोड और एनोड प्लेट को आपस में जोड़कर जब किसी कैथोड प्लेट पर प्रकाश गिराया जाता है या प्रकाश आपतित किया जाता है, तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होते हैं और परिपथ में धारा प्रवाहित होता है बच्चों। लेकिन जैसे ही प्रकाश एनोड प्लेट पर गिराएंगे बच्चों, तो एनोड से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और कैथोड भी ऋणावेशित होता है, जिसके कारण प्रतिकर्षण होने के कारण एनोड से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो कैथोड तक पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है। पता चला है कि एक ही स्थिति में धारा का प्रवाह हो रहा है, वो कब, जब कैथोड प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तब। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे यही समझाया गया है। लेनार्ड ने यह बताया कि कैथोड प्लेट पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, तो कैथोड प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन एनोड प्लेट पर पराबैंगनी किरणें मतलब प्रकाश के डालने से एनोड प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट तक नहीं पहुंच पाते। देखिए कैथोड प्लेट तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, अतः परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होता है। बच्चों यहाँ पे देखे हुए माइनस दिखा रहा है, ये क्या है, माइनस मतलब कैथोड, ये प्लस एनोड है। बच्चों ये पिक्चर दिखा सकते हैं, और यहाँ पे पिक्चर थोड़ा छोटा हुआ, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे ये देखिए उतार सकते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, कार्य फलन किसे कहते हैं। तो बच्चों आप सब जानते हैं कि जब भी किसी प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन निकलने में कुछ न कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है कि बिना ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकल पाता है। तो उस जो इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होती है या जितना ऊर्जा व्यय होती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। यानी किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा व्यय होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा बच्चों, यह क्या है, किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के मात्र बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसे फाई या डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है। भिन्न भिन्न धातुओं के लिए फाई मतलब कार्यफलन का मान भिन्न भिन्न होता है बच्चों, लिख सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है। तो बच्चों हम बताए भी थे, आपको बढ़िया से समझाए थे मॉडर्न फिजिक्स में कि नियम में क्या है। नियम सबसे पहला कि आप जानते हो कि जब किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश गिराते हैं तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर जो होता है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो दर है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट बताए थे बच्चों कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होते हैं, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा पॉइंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है बच्चों, ये भी बताए थे आपको। और ये भी जानते हैं बच्चों कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को प्लेट से बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति वाले प्रकाश को गिराते हैं, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। उससे कम आवृत्ति वाले प्रकाश अगर प्लेट पर गिराएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। पता चला देहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जिस पर एनर्जी न्यूनतम होता है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश को अगर गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है मात्र,
अब गति नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे कम आवृत्ति वाले प्रकाश को अगर गिराते हैं बच्चों प्लेट पर तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। यानी मिनिमम आवृत्ति वाले देहली आवृत्ति वाले प्रकाश को गिराएंगे, उससे कम आवृत्ति वाले प्रकाश को नहीं गिराएंगे। तीसरा और एक पॉइंट और क्या हो बच्चों कि जब प्लेट पर प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने में जो समय विलंब होता है वो लगभग 10⁻⁸ सेकंड होता है। देखिए बच्चों क्या क्या है, किसी धातु की सतह से, इसके निम्नलिखित नियम है। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर का इलेक्ट्रॉनों के निकलने का रेट आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा के मैक्स प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। तो अब पढ़ें बढ़िया से, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि एनर्जी जो बच्चों होता है E = h × न्यू होता है। न्यू क्या बच्चों, आवृत्ति है। यदि आगे लिखा आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान मतलब देहली आवृत्ति से कम है तो धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। न्यूनतम आवृत्ति यानी आवृत्ति का मान मिनिमम लेंगे, देहली आवृत्ति तो उससे इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन मिनिमम आवृत्ति से भी कम आवृत्ति वाले प्रकाश अगर गिराते हैं प्लेट पर तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। यही लिखा बच्चों यहाँ पे। अगला, धातु पृष्ठ पर प्रकाश और फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बच्चे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पता होगा, या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के बीच समय विलंब, टाइम जो डिले नहीं है, डिले, टाइम डिले अत्यंत अल्प 10⁻⁸ सेकंड से भी कम होती है। बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी आंसर। अगला बच्चों क्या, प्रकाश का क्वांटम मॉडल क्या है। तो क्वांटम मॉडल बताते हैं बच्चों, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने क्या किया, एक मैक्स प्लांक वैज्ञानिक था, उसके प्लांक क्वांटम सिद्धांत को लेकर यानी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उसने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। और आपको बच्चों पता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, कि जब किसी प्लेट पर प्रकाश गिरता है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव को जो सफल व्याख्या किसने किया, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने किया। और किसके सिद्धांत को लेकर, वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लेकर। उस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कि प्रकाश में ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट होते हैं, यानी प्रकाश जो होता है उसमें उपस्थित छोटे छोटे पैकेट होता है जिसे हम सब फोटोन या क्वांटा कहते हैं। अब प्रत्येक फोटोन की एक एनर्जी है, इसका मान h न्यू होता है, जहां h प्लांक नियतांक और न्यू इसकी आवृत्ति होती है। बच्चों समझाए तो से यहाँ पे देख सकते हैं, सन 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जर्मनी के वैज्ञानिक मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया, उसी के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। किसने सफल व्याख्या की बच्चों, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने किया। किसके सिद्धांत को लेकर, वैज्ञानिक के क्वांटम सिद्धांत को लेकर। देखिए लिखा क्वांटम सिद्धांत को लेकर। अब क्वांटम सिद्धांत क्या बच्चों, यही क्वेश्चन है। इस सिद्धांत के अनुसार मतलब क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अर्थात बंडलों के रूप में चलता है। यानी जो प्रकाश अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट होता है, छोटे छोटे बंडल होता है। जैसे आप गर्मी में देखते हैं जब लाइट पड़ता है तो धूल कण दिखते होंगे, तो छोटे छोटे कण होता होगा। उसी तरह प्रकाश के अंदर छोटे छोटे पैकेट या बंडल होता है, जिसे हम सब क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की एनर्जी होता है hf लिख सकते हैं या h न्यू भी लिख सकते हैं, जहाँ h एक प्लांक नियतांक है और f कहो या न्यू है बच्चों, भी नहीं है, न्यू प्रकाश फोटोन की आवृत्ति है। प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। यही प्रकाश का क्वांटम मॉडल कहलाता है। बच्चों लिख सकते हैं यहाँ तक। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखें। अब आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, किस चीज का समीकरण दिया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। जब प्रकाश प्लेट पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसमें क्या समीकरण बनेगा। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी कोई प्लेट यानी धातु को एक अपना कार्यफलन होता है। कार्यफलन मतलब हर धातु हर प्लेट का एक अपना कार्यफलन, मतलब
उस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। तो अलग अलग धातु के लिए आप जस्ट बताए थे अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा। तो एक सभी धातु प्लेट का एक अलग अलग कार्यफलन होता है। उस कार्यफलन के बराबर ऊर्जा अगर मिलता है इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकलता है। अगर उससे कम ऊर्जा देंगे यानी कार्यफलन से कम ऊर्जा देंगे धातु की प्लेट पर तो इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसी के बारे में समीकरण दे दिया। क्या दे दिया कि जब प्रकाश किसी धातु की प्लेट पर गिरता है तो अगर प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो और धातु की प्लेट पर गिरा जिसका कार्यफलन W हो तो उसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति जो है के मैक्स हो तो के मैक्स का फॉर्मूला तब उस पर एक समीकरण आया जो बच्चों अभी लिखते हैं क्या होगा। पहले इसका लेक्चर समझ लेते हैं थोड़ा सा कि माना किसी धातु की सतह से उत्सर्जित किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उसका कुछ मान लेते हैं एनर्जी है वो के मैक्स है। इस धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितना चाहिए W, इसको बोलते हैं कार्यफलन। माना यहाँ धातु का यह कार्यफलन होगा अतः आइंस्टीन द्वारा दी गई प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या के अनुसार इन दोनों प्रकार की ऊर्जा का योग ही धातु की सतह से निकले इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे अब इसको ये जो लिखा हुआ है आइंस्टीन द्वारा दी गई प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रभाव की व्याख्या के अनुसार दोनों प्रकार की ऊर्जा, एक ऊर्जा तो बच्चों क्या हुआ इलेक्ट्रॉन जो निकला गति कर रहा है और दूसरा एनर्जी निकलने में खर्च हो रहा है। तो दो तरह के एनर्जी खर्च हुआ, एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में खर्च हुआ जिसको बोलते हैं कार्यफलन और दूसरा निकल कर मूवमेंट किया। तो दोनों को जो एनर्जी जोड़ा जाए तो एनर्जी आया कहाँ से प्रकाश के द्वारा आया। जितना प्रकाश में एनर्जी था वही एनर्जी प्रकाश मतलब फोटोन, वही फोटोन जो एनर्जी था वो फोटोन को क्या किया इलेक्ट्रॉन ने अब खाया अवशोषित किया। तो इससे इलेक्ट्रॉन जब खाकर इसको एनर्जी मिला तो वही एनर्जी को क्या किया कुछ बाहर निकलने में खर्च कर दिया, अगर बच गया तो गति करने में खर्च किया। यही बताना चाहे बच्चों, यही लिखा हुआ। अतः फोटोन की ऊर्जा जो होता है धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए या निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं हम। अर्थात कि जो फोटोन की ऊर्जा जो होता है h न्यू वो दो जगह खर्च हुआ है। यानी फोटोन जो गिरा प्लेट पर वो उस फोटोन को जो इलेक्ट्रॉन खाया उसके एनर्जी मिला, वह एनर्जी दो जगह खर्च हुआ है। एक तो धातु की प्लेट से बाहर निकलने में एनर्जी खर्च हुआ जिसको कार्यफलन कहते हैं और दूसरा जो बच गया बच्चों वो गति किया के मैक्स। ही है बच्चों आइंस्टीन का समीकरण। इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोई बच्चों इस तरह से के मैक्स को लिख सकते हैं के मैक्स बराबर आ जाएगा क्या W जाएगा तो h न्यू माइनस W, ए भी लिख सकता है। ये बच्चों उतार ले यहाँ तक। तो ये बच्चों क्या आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बोर की सीमाएं क्या है बच्चों, देख सकते क्या है बच्चों बोर की सीमाएं क्या है। तो बच्चों बोर की सीमाएं क्या है, तो बोर की सीमाएं वैज्ञानिक बोर ने क्या क्या सीमाएं बच्चों जहां पे बोर का नियम फेल कर जाता है बच्चों, तो वैज्ञानिक बोर ने क्या क्या बारे में नहीं बताया। एक सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा इसके वितरण के बारे में नहीं बता पाया। दूसरा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के बारे में कि तरंग जो वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन तो कण है ही उसमें तरंग की भी प्रकृति पाई जाती है, लेकिन ये वैज्ञानिक बोर ने नहीं बताया। यानी वैज्ञानिक बोर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। दूसरा बच्चों कि वैज्ञानिक बोर ने इलेक्ट्रॉन की जो तीव्रताओं के अपेक्षिक तीव्रताओं के बारे में जो कक्षा का जो एनर्जी होता है उस एनर्जी के बारे में जिसका अपेक्षिक तीव्रता इंटेंसिटी के बारे में भी व्याख्या नहीं कर पाया। जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या लिख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बोर सिद्धांत की सीमाएं क्या है। तो देखें यहाँ बच्चों क्या दिया है कि बोर इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। इसके सिद्धांत पर परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण को समझाने में असफल रहा। यानी कि कोई भी एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसके वितरण के बारे में समझाने में असफल रहा। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के विषय में भी कोई जानकारी नहीं देता है।
यह सिद्धांत द्वारा परमाणुओं की स्पेक्ट्रमी रेखाओं, जो स्पेक्ट्रम बनता है बच्चों एक कक्षा से दूसरे कक्षा, स्पेक्ट्रम रेखाओं की अपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं की। अपेक्षिक रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में कोई व्याख्या नहीं की बच्चों। ये था बोर की सीमाएं। इसके बाद और भी क्वेश्चन बच्चों पढ़ना है, अल्फा कण क्या है, बीटा किरण, गामा किरणें। तो बच्चों ये जो आगे इसी मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित जिस दिन और बचा हुआ जो लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब करवाएंगे। लेकिन यहाँ तक बच्चों लेक्चर 1 में आप यहाँ तक लघुत्तरीय प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि, और बच्चों आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। तो यहाँ तक क्लियर कर लें बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब लघुत्तरीय प्रश्न जो बचा हुआ है, सेमीकंडक्टर का भी बचा हुआ है, और खासकर बच्चों संचार कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, उससे भी संबंधित नेक्स्ट लेक्चर में हम सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।